Hello to everyone. My name is Nikhil Vajpayee. In this video demo session, I will discuss the topic name is the binomial theorem. So let's start the topic. So my first slide is about me now. Okay. So मैंने यहाँ पे पहले से कुछ स्लाइड्स में लिख रखा है, मैं पहले उसको डिस्कस कर देता हूँ. इट इज अ क्विक रिवीजन. व्हाट इज द बाइनोमियल? बाइनोमियल क्या होता है? सिंपल दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम बाइनोमियल बोलते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ टू टर्म. सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल एक्स प्लस वाई, या फिर हम ये कह सकते हैं 2x + 3y, या फिर 2x + 1/y, जैसा कि यहाँ मेंशन है. बाइनोमियल थ्योरम क्या हमको इंडिकेट करती है? एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल टर्म्स. किसी भी बाइनोमियल टर्म्स का जो भी एक्सपेंशन उनको करना है. जैसे पहले हम एक्सपेंशन सीखते थे छोटे से नंबरों का, जैसे 2² 2 × 2, दो बार उनका हम एडिशन करते थे. अब 3 की पावर 4, तो 3 × 3 × 3 × 3, इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन करते थे. अब हमारे पास यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यानी कि एक्सपेंशन करना है बाइनोमियल टर्म्स का. जैसे आप लोगों ने बहुत पहले फॉर्मूले पढ़े हैं, a + b टू द होल स्क्वायर. इसका मतलब होता है a² + 2ab + b². बहुत ही इजी फॉर्मूला है. अब इससे थोड़ा आगे अभी आपने पढ़ा होगा a + b का होल क्यूब, तो उसका मैंने प्रॉपर एक्सपेंशन लिख रखा है यहाँ सामने स्क्रीन पे, जिसकी वैल्यू है a³ + 3a²b + 3ab² + b³. आ रही बात समझ में? अब आ जाते हैं कि हमें मान लेते हैं कोई बड़ा सा नंबर है, मतलब बाइनोमियल टर्म है लेकिन उसका जो एक्सपेंशन है काफी बड़ा है, तो उसको एक जनरल फॉर्म में हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? देखिए यहाँ पे ये मैंने नोट कर रखा है ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला. x + a टू द होल पावर n, जहाँ पे x और a क्या है? हमारे रियल नंबर है, और n क्या है? हमारा एक नेचुरल नंबर है. अब इसका एक्सपेंशन मैंने कर रखा nc0 × x टू द पावर n इंटू a0, सॉरी a टू द पावर 0 प्लस nc1 × x टू द पावर n - 1 इंटू a टू द पावर 1 प्लस nc2 × x टू द पावर n - 2 इंटू a² प्लस डैश. एंड फिर क्या मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस जगह पे? एक जनरल टर्म. चलिए देखते हैं. ये आ गया ऑप्शन, और सपोज दैट मैं ये सेलेक्ट करूँ. देखिए यहाँ पे जो जनरल टर्म्स लिखा है, इसके एक्सपेंशन NCR × x टू द पावर n - r इंटू a टू द पावर r. ये हमारा यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा हुआ है. प्लस एंड फिर फाइनली मैंने क्या लास्ट में लिखा है? इसका लास्ट टर्म. ठीक है. और मैंने यहाँ पे इसको सिग्मा फॉर्म में लिखा, मतलब समेशन फॉर्म में लिख दिया है, जो कि इसका स्मॉलर वर्जन है. वेयर इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल दे चुका. अब यहाँ पे जो जनरल टर्म है उसमें आर एक नया टर्म आ रहा है. तो आर क्या होता है हमारा? यानी कि एन में से कोई पार्ट सिलेक्ट किया हुआ. ठीक है. इसका मतलब आर की वैल्यू होगी वो 0 या 0 के इक्वल होगी, और एन या एन से छोटी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं. सिलेक्शन करने का तरीका, जैसे मेरे पास कुछ चीजें रखी हैं, या तो मैं उनमें से कुछ चूज कर लूँ, पहला तरीका, यानी कि आर की वैल्यू 1 से लेके n तक की हो गई. ठीक है. ठीक है, 1 से लेके n तक. अब एक तरीका है कि मैं सारे चीजें चूज कर लेता हूँ जिसमें n भी आ जाएगा. ठीक है. एक और कंडीशन, इन सब में से मैं कुछ ना चूज करूँ, जिसमें केस क्या बन जाएगा? 0. इसलिए आर की जो लिमिट स्टार्ट होगी 0 या तो होगा, या फिर उससे ऊपर की वैल्यू मिलेगी, और आर की जो एक्सटेंडेड लिमिट बैठेगी वो आएगी n हो या n से कम की हो. ठीक है. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एंड 0 < सॉरी greater than and equal to, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, दैट्स अ मिस्टेक. 0 < and equal to r, r < and equal to n.
वेयर आर इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। ये बहुत छोटी सी बात है, मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके बाद आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ मेंशन कर रखे हैं, लेकिन मैं आपके आगे यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ये फॉर्मूला आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये अब आप लोगों ने को काफी टाइम हो चुका है ये डेमोस्ट्रेशन के टाइम पे। Oh, एक बात और, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए टू द होल पावर एन। जहाँ पे एन आपका नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंडेक्स आप लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म होंगे एन जो भी होगा उससे हमेशा एक ज्यादा आएगा। जैसे कि आपने पीछे की स्लाइड्स में देख रखा था, जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के पहले फॉर्मूले नोट किए, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पावर टू है, नंबर ऑफ टर्म्स थ्री है। जब ए प्लस बी का होल क्यूब लिया तो पावर थ्री थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिल रहे थे मुझे एक्सपेंशन में, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने बने बेटा, फोर। अब हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया हमें, द एक्सप्रेशन ऑफ in a bracket x plus in a bracket x cube minus 1 to the whole power 1 by 2 to the whole power 5 plus x minus in a bracket x cube minus 1 bracket close to the whole power 1 by 2 to the whole power 5 is a polynomial of degree। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जो भी ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस गिवन एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एक्स क्यूब माइनस वन टू द होल पावर वन बाई टू इज इक्वल टू वाई। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो किसके फॉर्म में लिखा है, एक्स प्लस वाई टू द होल पावर फाइव। फिर क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई टू द होल पावर फाइव, इसके टर्म्स में बेटा लिखा हुआ। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यानी एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा मैं इसको यहाँ देख लेता हूँ। अगर मैं एक्स प्लस, अगर मैं पहला वाला टर्म को अगर एक्सपेंड करूं, एक्स प्लस वाई टू द होल पावर फाइव, बेटा इसका पहला टर्म बनता है एक्स टू द पावर फाइव, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, फाइव सी वन इंटू एक्स पावर फोर इंटू वाई, फाइव सी टू इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फाइव सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस फाइव सी फोर इंटू एक्स इंटू वाई फोर, वाई टू द पावर फोर। एंड लास्ट टर्म जो यहाँ पे बन जाएगा वो बनेगा वाई टू द पावर फाइव, अगर आप इसको प्रॉपरली एक्सपेंड करेंगे। अगर यहाँ पे हम ये वाला टर्म एक्सपेंड कर दें, एक्स माइनस वाई टू द होल पावर फाइव, तो इस वाले के एक्सपेंशन में हमें क्या चाहिए, जहाँ पे वाई था उसकी जगह पे माइनस वाई हम क्या कर दें, पुट कर दें, यानी कि वाई को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई। अब जरा समझिएगा इतने पार्ट को, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास आएगा एक्स की पावर फाइव, क्योंकि ये हमारा इवन पोजीशन है, क्योंकि जीरो एन सी जीरो वाला टर्म आएगा। फिर क्या आएगा, माइनस फाइव सी वन, फाइव सी वन मतलब ऑड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो भी निगेटिव टर्म है वो निगेटिव ही आएंगे। तो ये आएगा फाइव सी वन एक्स टू द पावर फोर इन टू वाई। फिर क्या आएगा, ऑड इवन पोजीशन, तो मतलब यहाँ हमारे पास का जो पावर है वो कैसी बनेगी, पॉजिटिव। तो फाइव सी टू इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि ऑड पोजीशन फिर से आ रही है, फाइव सी थ्री, क्योंकि थ्री जो नीचे टर्म आ रहा है थ्री, ये हमारा ऑड है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर थ्री प्लस फाइव सी फोर इंटू एक्स टू द पावर वन इंटू वाई टू द पावर फोर। लास्ट टर्म हमारे पास आएगा माइनस वाई टू द पावर फाइव। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर ले, एक बार देख लेते क्वेश्चन में क्या था। हाँ, यहाँ पे ऐड किया गया था, ठीक है।
अगर इन दोनों टर्म्स को हम आपस में ऐड कर लें, इन दोनों टर्म्स को हम आपस में अगर ऐड कर लेते हैं, ऐड कर दें इन दोनों टर्म्स को, तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी x+y टू द होल पावर 5 प्लस x-y टू द होल पावर 5 इज इक्वल। देखिए ये वाले टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स मैं नोट कर लेता हूँ x टू द पावर 5। ये जो ऑड पावर वाले टर्म्स है वो आपस में कैंसिल होंगे, जहां पे 5c1 यानी कि सी के नीचे जो नंबर आ रहा है वो अगर ऑड है, वो टर्म्स कैंसिल, यानी ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो। ये टर्म्स फिर से रिपीट हो रहा है तो नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 पहले बाहर नोट कर लिया है तो मैं इसको सिंगल टाइम से ही नोट करूंगा। 5c2 वाई स्क्वायर इंटू x³ प्लस, देखिए ये थर्ड पोजीशन 5c3 और -5c3 ये वाला टर्म सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट। फिर से ये टर्म्स रिपीट होने लग जाएंगे, तो मैं नोट कर रहा हूँ 5c4 इंटू x इंटू y टू द पावर 4, लास्ट वाला टर्म आपस में देखिए बेटा, बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारे पास बन रहा है इसका एक्सपेंशन। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह पे पुट कर देंगे, सिंपल समझिए जरा। y इज इक्वल टू, y क्या था हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में क्या एजम्पशन ले रखा, तो एक बार देख लेते हैं। y हमने एजम्पशन ले रखा था x³ -1 टू द होल पावर 1/2, तो हम सीधे यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x³ -1 टू द होल पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम ये पुट करेंगे, इस केस में हमारे पास इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 5c2 इंटू x³ इंटू इन अ ब्रैकेट x³ -1 टू द होल पावर। देखिए यहाँ पे 2 है और पहले से वैल्यू थी 2 इंटू 2, ठीक है। तो पूरी पावर सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, 1 आ जाएगी मेरे पास। फिर क्या बन जाएगा मेरे पास नेक्स्ट टर्म, 5c4 इंटू x इंटू, देखिए यहाँ पावर 4 और ये पावर हाफ में चल रहा था, तो क्या बन जाएगी पावर 2। तो सिंपल से मैं नोट कर दे रहा हूँ x³ -1 टू द होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या बतानी थी, डिग्री। डिग्री क्या होती है, जो भी लीडिंग आपका वेरिएबल है उसकी हायर पावर, डिग्री जो भी है उसकी लीडिंग का। पहला टर्म हमारा इस डिग्री में क्या मिल रही है, एक्स की हायर पावर क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 है। लेकिन यहाँ से जब मैं देखता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 1, 3 इंटू 3 कितना बन गया, 6। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या बन जाएगी, 6। यहाँ पे मिल रही 6, लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ स्क्वायर कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्या बन जाएगा, 6। x टू द पावर 6 वाला टर्म यहाँ मिल जाएगा इसके एक्सपेंशन में, और एक एक्स बाहर है, तो टोटल पावर क्या बनेगी बेटा, 6+1 दैट इज 7। तो डिग्री क्या आएगी यहाँ पे, 7। तो बेटा हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, 7। हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, 7, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे, मैंने फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में जो सेकंड पार्ट था, x³ -1 टू द होल पावर 1/2, मैंने इस टर्म को एज्यूम किया y के इक्वल। फिर मैंने इस दोनों टर्म्स को कैसे नोट किया, x+y होल पावर 5 प्लस x-y टू द होल पावर 5, दोनों को मैंने एक्सपैंड किया और उसके बाद क्या किया, ऐड किया नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो y की वैल्यू मैंने एज्यूम कर रखी थी, वो यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी, सब्स्टिट्यूशन कर दिया उसका। फिर क्या मुझे देखने को मिल रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो सीधे मुझे क्या मिल रही है, डिग्री 7। डिग्री क्या देखने को मुझे मिल रही है, 7। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन, इसके बाद के भी जो क्वेश्चन अभी आएंगे इस स्लाइड्स में आप जो देखोगे, वो सारे आईटी जेई में आए हैं। मेंस लेवल के ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x³ -1/3 x² टू द होल पावर 5 इज। बेटा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, या आप लोग आई थिंक करना जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, तो फिर मैं इसको सीधे सिंपली सॉल्व कर देता हूँ।
देखिए हमको पता है द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द होल पावर n इज, वो क्या होता है, टी आर प्लस वन। ठीक है, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर, ये टर्म होता है। अब यहाँ पे पूछा जाए द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर फाइव, हमारे एक्सपेंशन में चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। देखिए ये इसी कॉन्सेप्ट से होगा। लेट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर फाइव इज k। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं k इंटू एक्स टू द पावर क्या था, सिक्स आई थिंक, हाँ, एक्स टू द पावर सिक्स। एक्स टू द पावर सिक्स हमें मिल रहा है, और इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, एन सी आर इंटू, ठीक है, हमारे पास एक बार जनरल टर्म्स देख लीजिए, आपका क्या था, मैं नोट करा देता हूँ क्योंकि वो स्पेस में है नहीं। टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर टू द होल पावर फाइव। चलिए बात आते हैं यहाँ पे, मैं नोट कर देता हूँ एक साइड पे। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री, क्या है यार अभी बोल रहा हूँ बार बार, टू एक्स क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब और थ्री एक्स स्क्वायर टू द होल पावर फाइव बेटा, ये है हमारे पास। अब इसके लिए जनरल टर्म्स जो हमारा एक्सपेंड होगा, एनसीआर, एन की जगह पे बेटा क्या आ चुका हमारे पास, फाइव सी आर इंटू टू एक्स क्यूब टू द होल पावर फाइव माइनस आर इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर टू द होल पावर आर। बेटा अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव सी आर इंटू टू टू द पावर थ्री टाइम्स ऑफ फाइव माइनस आर, ठीक है, इंटू एक्स की पावर क्या बनेगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर गया, देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज करके करेक्ट कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए जरा, टू की पावर फाइव माइनस आर इंटू माइनस वन बाई थ्री टू द होल पावर आर, और एक्स का जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स की पावर फाइव थ्री जो फिफ्टीन माइनस थ्री आर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस टू आर। तो यह हमारे पास जो टर्म बनेगा फाइव सी आर इंटू टू टू द पावर फाइव माइनस आर इंटू माइनस वन बाई थ्री टू द होल पावर आर इंटू एक्स टू द पावर, ये बनेगा फिफ्टीन माइनस फाइव आर, और ये किसके इक्वल है, के इंटू एक्स टू द पावर सिक्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्स की पावर है, एक्स के इंडेक्स आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन, क्या मैं नोट कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक है क्या, एक्स टू द पावर फाइव है, सॉरी बेटा, यहाँ पे बार बार मैंने मिस्टेक्स करी हैं, आई नो डैट, ठीक है, बट मैंने लिखने ही में गलती कर दी आई थिंक। देखिए यहाँ पे है एक्स की पावर फाइव और यहाँ पे भी है एक्स की पावर फाइव, बेटा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फाइव, ठीक है, फिफ्टीन माइनस टू आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मुझे अपनी एरर ऐसे पता चली क्योंकि आर की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकती, यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स ही आएगी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, टू आर इधर अगर शिफ्ट कर दो तो टू आर ही, और फाइव अगर इधर शिफ्ट करूंगा फिफ्टीन माइनस फाइव, तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन, ये हो गया टू आर, तो यानी आर की वैल्यू क्या बन गई, फाइव।
अगर आर हमारे पास 5 है तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू यही है, क्योंकि ये ऊपर की एक्स वाला टर्म और एक्स वाला टर्म आपस में इक्वल है। तो बची हुई जो पार्ट है यानी कि कॉफिशिएंट, वो कॉफिशिएंट के इक्वल होगा। तो के की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 5c। आर की वैल्यू क्या है, 5। क्या कर रहा हूँ, तो मिस्टेक्स, देयर इज लॉट्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स इज हैपन हियर। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे है 5r, जिसको मैंने गलती से फिर से 2r लिखा था, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये बन गया 5r। ठीक है, ये हो गया 5r और ये बन जाएगा हमारा 2r। तो r की वैल्यू आ गई 2, तो ये बन जाएगा 5c2, 5c2 इंटू 2 to the power 5 - 2 इंटू -1/3 to the whole power 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 5c2 क्या बनेगा, 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3। नीचे क्या बनेगा, 1 × 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 जाएगा, 2 × 5 × 10, और ये बनेगा 2 to the power 3, और ये आएगा 1/9। तो सिंप्लीफाई करेंगे, मेरे पास आएगा 5 × 2 10 इंटू 8, 8 × 10/9, दैट मीन्स 80/9। ऐसा कोई अगर आंसर है तो वो करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। हाँ, एक गिवन है, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं एक बार कहिए तो फिर से आप लोगों को आई थिंक समझा दूं। यहाँ पे देखिए, हमें जनरल एक टर्म मैंने नोट किया जो हमारे फॉर्मूले के एक्सपेंशन में आता है, TR+1 = NCR × X⁻n - R × A⁻R। यहाँ पे ये जो जनरल टर्म होता है हम इसका यूज कर रहे हैं। अब हमें पता था कि जो कॉफिशिएंट है x⁻5, हमें वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने उसी को एज्यूम कर लिया, यहाँ पे कॉफिशिएंट एज्यूम किया, वो क्या है, के। यानी कि TR+1 ये वाले टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी, के टाइम्स ऑफ x⁻5, जिसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर दिया। फिर मैंने उसी के फॉर्मेट में क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, और यहां से मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, आर की। मैंने आर की वैल्यू क्या करी, फाइंड आउट कर ली। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसको यहाँ पे पुट कर दिया के लिए। ठीक है, तो हमको फाइनल आंसर मिल गया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द, वो सॉरी, 1 + x² to the whole power 4 multiplied 1 + x³ to the whole power 7 into, in a multiplied in a bracket, 1 + x to the power 4 to the whole power 12 is। काफी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल के आते हैं, ये भी लास्ट ईयर आया, लास्ट ही नहीं, काफी पुराना क्वेश्चन है जेई का। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे क्या बताना है, x⁻11, x⁻11 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या क्या करूंगा, यहाँ पे वही काम करूंगा, सबसे पहले कोफिशिएंट एज्यूम कर लूंगा। लेट द कोफिशिएंट ऑफ x⁻11 इज इक्वल टू के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो टर्म होगा वो क्या बनेगा, k × x⁻11। ठीक, लेकिन अब जनरल फॉर्म में हमारा क्या बनना होगा, देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, 1 + x² पावर 4, दूसरा टर्म है 1 + x³ टू द पावर 7, फिर क्या है, 1 + x⁻4 टू द होल पावर 12। यहाँ पे जो पहला टर्म है इसके लिए जनरल टर्म हम लेके चल रहे हैं TA+1। ठीक है, यहाँ से वो क्या बन जाएगा मेरे पास, 4CA क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर मैं कुछ भी नोट करूं मतलब नहीं बनता, मतलब वो सेम ही आएगा, 1 इंटू x² टू द होल पावर, क्या बनेगा, ये आएगा 4 - A, ये बनेगा 4 - A, और ये आ जाएगा हमारे पास A। ठीक है, मैं थोड़ा क्लीन करके लिख देता हूँ क्योंकि गंदा दिख रहा है काफी।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4ca इंटू 4 - a इंटू एक्स स्क्वायर टू द होल पावर है, जिसको हम कह सकते हैं 4ca इंटू एक्स की पावर ट्वाइस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाला जो टर्म है, इसका अगर जनरल टर्म्स लिखता हूँ, t b+1 b के फॉर्म में, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 7cb इंटू 1 to the power 7 - b इंटू x³ टू द होल पावर b, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 7cb इंटू x⁻³ ठीक है। अब लास्ट वाला जो पार्ट बच रहा है, यानी कि 1 + x⁴ टू द होल पावर 12, इसके लिए अगर मैं जनरल टर्म्स लिख रहा हूँ tc+1, वो क्या बनेगा? 12cc इंटू 1 to the power, देखिए 1 की पावर मैं बार बार नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोट नहीं करूंगा, आप लोग समझ, यह नोट कर देता हूँ, चलिए। ये बन जाएगा 12 - c इंटू x⁴ टू द होल पावर c, जिसकी वैल्यू होगी 12cc इंटू x⁴c। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारी आपको? तो यानी कि हर एक इंडिविजुअल टर्म्स का मैंने जनरल टर्म निकाल लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। x² x³ और 4 4 7 और 12, हमारे पास क्वेश्चन लिखा था कुछ इस तरीके से। देखिए, क्वेश्चन लिखा था 1 + x², 1 + x³ और 1 + x⁴ कुछ ऐसा ही नोट था। और फिर पावर में क्या था हमारे पास? 4 7 और 12। तो यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 7 और यहाँ पे था 12। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये मैंने रफ पार्ट बना दिया। अब मैंने इसके अगर जनरल टर्म्स की बात करूं, तो एक साइड बन जाएगा हमारा k टाइम्स ऑफ x⁻11। जो बाकी हर एक के जनरल टर्म्स नोट किए, तो वो मैं नोट कर देता हूँ। पहले वाले से बना था हमारा 4ca, सेकंड से बना था हमारे पास 7 7c b, और थर्ड वाले से बना था 12c, और साथ में एक्स के टर्म्स बचे थे, तो एक्स की पावर यहाँ से बना था ट्वाइस से इंटू, यहाँ से बनेगा, यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, इंटू x⁻³ इंटू x⁻⁴c। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4ca इंटू 7cb इंटू 12cc इंटू x⁻² + 3b + 4c। ये बन गया k इंटू x⁻11। तो बेटा यहाँ पावर और पावर आपस में इक्वल होंगी, फिर से इक्वेट करा लेते हैं इस जगह पे। क्या बन जाएगा हमारे पास? 11 = 2a + 3b + 4c। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो हमको पता चला कि तीन ऐसे नंबर्स जिनका सम क्या आ रहा है? 11। 11 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। पहले नंबर इवन लिखा हुआ है, कैसा है? इवन है। ये नंबर भी इवन है, और ये नंबर क्या बना हमारे पास? ऑड। इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ ये देख लेते हैं, ए के लिए जो लिमिट बनेगी हमारी, क्या बन रही है? 4, और ये बन गई 0। बी के लिए जो हमारी लिमिट बन बन सकती थी, वो 7, और यहाँ पे क्या बनेगी? 0। सी के लिए इसी तरीके से अगर लिमिट हम फाइंड आउट कर ले, तो क्या बन जाएगी? 12। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया नहीं कि तीन ऐसे नंबर, जो दो नंबर जिसमें से इवन है, इवन नंबर और इवन नंबर अगर हम ऐड करते हैं, तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो इवन नंबर आता है। यानी कि एक इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, एक इवन नंबर में अगर ऑड नंबर ऐड करेंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आता है? ऑड नंबर आता है। यानी कि बी हमारा कैसा होगा? ऑड होगा। बी हमारा हमेशा ऑड बनने वाला है, ऑड है। ए एंड बी, सॉरी, ए एंड सी कैसे बनेंगे? इवन बनेंगे। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हमको आइडिया है कि बी के लिए जो लिमिट्स है 0 to 7 है, तो इनके लिए क्यों ना हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, कितने केसेस पॉसिबल हैं।
ए बी एन सी। देखिए, हमें बी के केस में केवल ऑड वैल्यू लेनी। ऑड वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल सकती है बी के लिए? 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। बट यहाँ पे देखिए 7 इंटू अगर मैं 3 कर दूं तो 21 होगा, जो कि 11 से बहुत ज्यादा है। तो हम यानी कि 7 नहीं ले सकते और 5 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15। 15 इज ग्रेटर देन द 11। यानी कि दो केसेस तो बिल्कुल नहीं होंगे। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। तो यानी कि बी से मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बी ऑर्डर नंबर था। ठीक है, तो बी के लिए अगर मैंने 1 मान लिया, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए, ए के लिए क्या क्या वैल्यू मुझे मिल सकती है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। और सी के लिए मुझे क्या क्या वैल्यू मिल सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, अप टू 11 तक। 12 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं 12 लूंगा तो नंबर हमारा 11 के ऊपर होगा। लेकिन ये मुझे पता है कि जो सी है, वो टी जो है वो 11 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि और 4 सी 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी जो वैल्यूज होंगी सी की कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि 4 इंटू 4 16, यानी कि 4 से लेके जितनी भी बात की वैल्यूज हैं वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर बी को मैंने 1 कह दिया है, तो इसका मतलब हो गया ट्वाइस ए प्लस 3, सॉरी 4 सी, क्या बन जाएगा मेरे पास? 8। कैसे बन जाएगा? क्योंकि बी अगर 1 है, 3 इंटू 1 मतलब कितना होता है? 3। 3 को, सॉरी 11 को 3 से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बन जाएगा? 8। ठीक है, यानी कि ए की कुछ वैल्यू और बी की कुछ वैल्यू मुझे लेनी, जिन दोनों का सम क्या आने चाहिए इस इक्वेशन से? 8। देखिए, सबसे पहले मैं ए को 0 लेता हूँ। ए को अगर 0 ले रहा हूँ, ये हो गया 0। तो अब देखिए, 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 8 को, तो 8 की वैल्यू क्या मिलेगी? सॉरी, सी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 2। तो पहला केस तो ये बन गया। अब दूसरा केस ये है कि मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट जो भी है मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इसको सपोज दैट 2 ही रखता हूँ। 2 2 जा 4। 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिल गया? 4। ठीक है, अब 4 मैं इसमें डिवाइड करता हूँ 4 को 4 से, तो क्या मिल जाएगा? 1। तो बी अभी भी इस केस में मैं 1 रख रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये दो पॉसिबिलिटी? ठीक है, अगर मैं थर्ड केस ले लेता हूँ, जहां पे मैंने सी की वैल्यू 0 कर दी, सी की वैल्यू 0 कर दी, तो मुझे ए कितना रखना पड़ेगा? 4। 4 2 जा 8। ठीक है, अगर अब मैं बी की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो क्या मैं सी की वैल्यू क्या ले पाऊंगा यहाँ पर? आप सोच के देखिए। क्योंकि ये अगर 3 है, 3 3 जा क्या बन जाएगा सेकंड स्टेप पे? देखिए, 3 3 जा 9। 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ट्वाइस ए प्लस 4 सी इज इक्वल टू 2। क्या बनेगा बेटा? 2। 2 बनेगा। हमने बताया था कि जो भी ये वैल्यूज हैं कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर द पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज दे आर बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। तो यानी यहाँ पे हमें सी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0। और ए की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी हमारे पास? ए की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 1। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस है, इनके बेसिस पे क्या हमारा कॉफिशिएंट बनेगा? कॉफिशिएंट हमारा क्या बनेगा बेटा? तो हमारा कॉफिशिएंट बनेगा 4 C0 इंटू, मैं अगर इस केस से लेता हूँ, 4 C0 इंटू 7 CB, 7 C1 इंटू 12 C2। ठीक है, क्योंकि बेटा ये भी एक केस है, इसके बाद या तो ये भी ले सकते हैं, तो इसलिए एडिंग का साइन लगेगा। जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करते थे, और वाले केसेस में वैल्यूज आपस में ऐड होती थी। ठीक है, उसी तरीके से हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 4 C2 इंटू 7 C1 इंटू 12 C1 प्लस 4 C4 इंटू 7 C1 इंटू 12 C0। लास्ट में आएगा 4 C1 इंटू 7 C3 इंटू 12 C0। अगर मैं इन सबका सम कर लूं, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको आई होप ये चीज सॉल्व करना आता होगा मेरे हिसाब से। आता है? चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, एन, मैं यहाँ पे अगर NC0 नोट कर देता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? आपको NCR याद है तो क्या होता था? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर।
अगर मैंने कहा एन सी जीरो ले लिया, क्या बन जाएगा हमारे पास? फैक्टोरियल एन 5 फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल एन। आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू हमेशा हम वन ही लेते हैं, तो ये बन जाएगा वन। और एन सी वन अगर नोट किया तो हमारे पास देख लीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा सिंपल सा एन आएगा। हाँ ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? यहाँ पे देखिए 4 C 0 क्या मिल जाएगा मेरे पास? 4 C 0 से वन, यानी कि चार चीजें, उनमें से कोई भी चीज मैंने सेलेक्ट नहीं करी, यानी कि वन। 7 आइटम थे मेरे पास, 7 आइटम में से मैंने एक चीज सेलेक्ट करी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी? 7। और 12 C 2, यानी कि यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। देखिए जरा, अगर मैं 12, अगर मैं यहाँ पे 12 C 2 लेता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा? 12 को यानी कि दो बार नोट करो पीछे की तरफ। 12 इंटू 11 इंटू क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 10। अभी इसको ओपन करिए, 1 इंटू 2, लास्ट में क्या बन जाएगा इन दोनों का डिफरेंस? फैक्टोरियल 10। वापस में कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 1, 6, 6 इंटू 11 दैट इज द 66। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 7 इंटू 66, पहले वाले केस से। प्लस अब दूसरे केस से क्या वैल्यू बन जाएगी? 4 C 2 इंटू 7 C 1। ये चीजें बन रही हैं। एक काम करिएगा, देखिए मैं कैलकुलेशन करने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ इस वक्त, तो आप ही कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट योरसेल्फ, ठीक है। आप यहाँ पे खुद से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए जरा, द टर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या होता है? देखिए बेटा, x टू द पावर 0, यानी कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसमें x टू द पावर 0 आ जाए, तो वाले टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। के इंटू इसके फॉर्म में आ गया, तो ये टर्म हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है द एक्सपेंशन ऑफ, इन अ ब्रैकेट 1 - 1/x इन प्लस 3 इंटू x टू द पावर 5 इंटू 2x² - 1/x टू द होल पावर 8। अब इसका मुझे क्या चाहिए? एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। और कौन सा एक्सपेंशन चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो देखिए इस टर्म को अगर मैं इस तरीके से नोट कर दो, सिंपल सा एक्सपेंशन करता हूँ सबसे पहले, क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 - 1/x प्लस 3 x टू द पावर 5 इंटू 2x² - 1/x टू द होल पावर 8, ठीक है। अगर मैं करता हूँ तो पहला टर्म बन जाएगा 2x² - 1/x टू द होल पावर 8। फिर क्या आएगा? -1/x इंटू 2x² - 1/8, सॉरी 1/x, क्या लिख रहा हूँ आज, ठीक है। फिर थर्ड टर्म हमारे पास क्या बनना? 3 टाइम ऑफ x टू द पावर 5 इंटू 2x³ -1/x टू द होल पावर 8। यहाँ तक समझ में आ रहा? अगर मुझे इस टर्म का बाइनोमियल में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जानना, तो मुझे क्या चाहिए? x², सॉरी x टू द पावर 0। यहाँ पे देखो 1/x है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, x टू द पावर -1 जिसे कह सकते हैं, तो इसको x टू पावर 0 में कन्वर्ट करने के लिए, इस वाले टर्म को कन्वर्ट करने के लिए, यानी x टू पावर 0 में कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? x की पावर 1 की। तो यानी कि हमें कौन सा टर्म चाहिए यहाँ पे जिसमें x की पावर 0 आ जाए? यहाँ पे वो टर्म चाहिए जिसमें क्या आ जाए? x टू द पावर 1। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 5 लिखा है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कौन सा टर्म चाहिए? ओपन करना है x टू द पावर -5। आज समझ में आ रही मेरी आपको? ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आ रही, तो एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले मैं जनरल टर्म्स नोट कर लेता हूँ। जनरल टर्म्स क्या बनेगा? 2x² -1/8 टू द, सॉरी 1/x टू द पावर 8। इसका अगर मैं जनरल टर्म्स नोट करूँ, तो क्या बनेगा? 8CR इंटू 2x² इंटू 8 - R इंटू -1/x टू द होल पावर 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x वाली जो वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करता चल रहा हूँ।
8CR इंटू 2 to the power 8 - R इंटू एक्स की पावर क्या बन जाएगी, 2 × 8 16 माइनस ट्वाइस आर, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा माइनस में आर, और ये -1 बाहर आ जाएगा, -1 to the power 8। फाइनली इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, -1 to the power R इंटू 8CR इंटू 2 to the power 8 - R इंटू एक्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या हमने 16 - 3R। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? अब देखिए, अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म के लिए बात करता हूँ, यानी कि इस वाले पार्ट के लिए बात मैं करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, 16 - 3R = 0। एक्स की पावर 0 चाहिए, तो यानी ये टर्म कंपैरिजन कराएंगे एक्स की पावर 0 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 16 - 3R = 0, यानी कि आर की जो वैल्यू बनेगी वो 16/3 बनेगी, जो कि क्या है, एक फ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, एक रैशनल वैल्यू बन रही है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हमारी एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसमें, x⁴ वो एग्जिस्ट नहीं करता इस वाले एक्सपेंशन में। अब सेकंड वाले टर्म में आ जाए, सेकंड वाले टर्म्स में क्या करेंगे, एक्स की पावर मेरे पास क्या आई थी लास्ट में, मैं एक बार नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे एक्स की पावर मेरे पास आई थी 16 - 3R। हमें अगले टर्म के लिए क्या चाहिए थी, x⁴ तो मतलब इसका कंपैरिजन x⁴ से करा देंगे, क्या बनेगा, 16 - 3R = 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 15 = 3R, यानी कि R की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार, ये जो टर्म है हमारे पास, 1/x, 1/x इंटू, तो ये माइनस में है, -1/x इंटू 2x² -1/x। ये वाला जो टर्म है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई इसके लिए मेरे पास, इसके लिए आर की वैल्यू क्या आ गई, आप बताएं मुझे क्या आ गई भाई। इसके लिए मैंने आर की वैल्यू क्या निकाली थी, आर की वैल्यू यहाँ 5 निकाली थी। ठीक है जरा, ये है 2x² -1/x, ठीक है, to the whole power 8, 2x² -1/x to the whole power 8। ठीक है, तो इसके लिए आर आ गया मेरे पास 5। अब आ जाता अगला पार्ट, अगले पार्ट में क्या चाहिए, एक्स की पावर -5। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कंपैरिजन थर्ड केस के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स की पावर एक्स की पावर 16 - 3R है, और यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्स की पावर -5। तो इन दोनों का कंपैरिजन करा देंगे पावर्स का, क्या बनेगा, 16 - 3R = -5। आर वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3R। 5 को इधर भेज दिया, क्या बन गया, 21। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करा देता हूँ, रीड कर लीजिए। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 - 1/x प्लस 3x⁵, ठीक है, मल्टीप्लाइड 2x² -1/1/x to the whole power 8। ये वाला टर्म है, इसमें हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ अ बाइनोमियल। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? पहले के लिए हमने बता दी कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, 16 - 3R अगर मैं 0 के इक्वल कराता हूँ, तो यानी कि आर की वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में, आर हमारा क्या बन रहा था, आर क्या बन रहा था, 16/3। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा हमें बाइनोमियल के केस में। तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आया और यहाँ पे जो टर्म आया, उनके लिए रिक्वायरमेंट में मैंने आर की वैल्यू बता दी। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, बचे हुए टर्म की वैल्यू, देखिए जरा, ये है -1 to the power R, फिर क्या है, 8CR इंटू 2 to the power 8 - R, ठीक है। यहाँ पे जब मैं रखता हूँ इस वाले पार्ट के लिए, पुट करता हूँ, देखिए जनरल टर्म्स मेरे पास क्या बना था, -1 to the power R इंटू 8CR इंटू 2 to the power 8 - R, कुछ इस तरीके से बना था।
पहले वाले टर्म्स के लिए मुझे चाहिए तो आर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करेंगे, क्या वैल्यू मिल जाएगी, -1 to the power 5 इंटू 8c5 इंटू 2 to the power 8 - 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, एक बार मैं साइन चेक कर लेता हूँ बस, ये प्लस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले टर्म के लिए क्या चाहिए था, आर की वैल्यू 7, देखिए जनरल टर्म्स मैंने ऊपर नोट कर रखा है, क्या बनेगा, -1 इंटू 8c7 इंटू 2 to the power 8 - 7। क्या वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, -1 की पावर 5 मतलब -1 मल्टीप्लाइड 8c5। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, देखिए इसका जो, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 7, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ 5 आएगा, फैक्टोरियल 5। माफी चाहूंगा, आज काफी जगह पे मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है, बोलते वक्त और लिखते वक्त भी। तो ये बन जाएगा 2 to the power 3 प्लस, यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, ये भी वैल्यू देखिए ऑड है तो यानी कि जो साइन बनेगा वो माइनस का आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी ऑब्वियस सी वैल्यू पता है क्या होता है, 8c7 है, मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8c1, तो दैट मीन्स 8 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 1 मतलब 2। तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या बन रहा है, देखिए 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 8 इंटू 7, ठीक है, कितना बन जाता है, या ऐसे देखिए 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 7 जितना कराइए क्या आएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 2 4 4, यानी कि 4 4 हो गया, ठीक है। -4 4 8 -8 2 जा 16, सिंप्लीफाई कर लीजिए क्या आएगा, 8 + 6 कितना होगा, 4, 1 कैरी होगा, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 4 माइनस में, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लिए क्या आ रहा है, एक मिनट, मेरा आंसर क्या आ रहा है, कुछ मिस्टेक है क्या कहीं पे, 7 4 जा 28 आएगा, 7 6 जा 42 + 4 सही तो आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, कैलकुलेशन आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई मुझसे, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, तो इसका मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है, चेक कर लीजिएगा, आई थिंक कोई ना कोई ऑप्शन होगा, माइनस में आ रहा था, आई थिंक 400 तो नहीं होगा, देख के ही लग रहा है, आई थिंक शायद ये होगा, आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक मे बी कोई कैलकुलेशन मुझसे एरर हुई हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट इन अ ब्रैकेट a + bx + c * x² to the whole power 20 is equal to sigma I, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 20, और गिवन है pi × x⁴ जहाँ पे a b c बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, इफ p1 is equal to 20 and p2 is a 210, then find the value of a 2 time of a plus b plus c is equal to, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ, मेरे पास इसका एक्सपेंशन है, सपोज दैट a + bx + c x²। अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ पावर 10 का, तो मैंने इस पूरे टर्म को क्या मान लिया, सेकेंड टर्म, यानी कि मैं कह रहा हूँ बी, ठीक है, ये मेरा सेकेंड टर्म होगा, या ऐसे समझ लीजिए सेकेंड टर्म है। देखिए फर्स्ट पहला क्या मिलता है, 10c1, 10c1 या 10c0, 10c0 आई थिंक, ठीक है, इनटू ए की पावर क्या मिल जाएगी, 10, इनटू फिर क्या मिलेगा, bx + cx² टू द होल पावर 0। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, 10c1 इंटू a⁴ इंटू bx + cx², ठीक है, इसकी होल पावर क्या मिल जाएगी, 1, प्लस 10c1 हो गया, 2 हो गया, इंटू a⁴8 इंटू bx + cx², ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 + S1। बाकी की टर्म्स मैं नहीं नोट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे गिवन डेटा है P1 और P2। P1 और P2 कब होंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए Pi लिखा है और x P1 होगा तो यानी x की पावर क्या होगी, 1। ठीक है। P2 पता है, यानी कि कब मिलेगा, जब x की पावर क्या होगी, 2 होगी बेटा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। ठीक है। इन दोनों टर्म से देखिएगा जरा मुझे, 10c1 a⁴ इसका अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा bx। ठीक है। ये मुझे मिलेगा bx। फिर क्या मिलेगा, 10c1 a⁴ इंटू c x²। और इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ध्यान से समझिएगा भैया, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। पहला टर्म मिलेगा 10c2 इंटू a⁴ अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो b² इंटू x²। ठीक है। अब इसके ऊपर जब जाएंगे तो अगला देखो ये वाला टर्म होगा x⁴ जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कोई भी गिवन डेटा नहीं है। और इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी बेटा, 3। वो भी जरूरत नहीं है। तो रिमेनिंग जो पार्ट उनको हम छोड़ते जा रहे हैं, केवल हमने इतने पार्ट पे फोकस किया है। तो ये पार्ट इंडिकेट करता है, देखिए एक्स का कॉफिशिएंट ये वाला P1 को, और ये पार्ट और ये पार्ट दोनों, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल P2 को हमारे। इतनी बात समझ में आ रही। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए 10c1 इंटू a⁴ 9 इंटू b, 10c1 a⁴ 9 इंटू b, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, P1। और P1 की वैल्यू क्या गिवन है हमको, P1 की वैल्यू है 20। ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 10c1 मतलब 10 हो जाएगा, a⁴ 9 इंटू b इज इक्वल टू 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा a⁴ 9 इंटू b इज इक्वल टू 2। तो इसको हम ये कह सकते हैं इंटू 1⁴ 9। तो यहाँ से में आ जाएगी वैल्यू हमारे लिए a की 1 और b बराबर 2। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, जो मैंने बोला था 10c1 इंटू a⁴ 9 इंटू c और 10c2 इंटू a⁴ 8 इंटू b², ये किसके इक्वल है, P2 के। 10c1 इंटू a⁴ 9 इंटू c प्लस 10c2 a⁴ 8 इंटू b², ये किसके इक्वल है, P2 जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, 210। मैं डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ, ये P2 की इक्वल है। P2 किसके इक्वल है, 210। तो मतलब देखो इसको सिंप्लीफाई करें, 10 इंटू ए की वैल्यू क्या आई, 1, 1 की पावर 9 इंटू सी, यहाँ पे क्या वैल्यू मुझे मिल जाएगी, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 8। ये आपस में कैंसिल आउट, 2 × 1 यही हो गया 5। और ए की वैल्यू होगी 1⁴ 8 इंटू बी की वैल्यू होगी 2⁴2, 210 के सिंप्लीफाई करते चल रहे तो ये हो गया 10c। और ये क्या बन गया, 5 इंटू 9 45, 45 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 45 इंटू 2 90, 92 ज़ा 140, सॉरी 180। और ये लिखा है 210। तो बेटा हमारे पास 10c किसके इक्वल आ गया, 30 के। c की वैल्यू हो गई 3। हमें क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में, 2 टाइम्स ऑफ a + b + c। ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ a + b + c। देखिए a की वैल्यू 1 है, 1, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, क्या होगा, 3 + 2 5 + 1 6, 6 × 2 = 12। ऑप्शन चेक करो क्या आ रहा है, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है। इसका ऑप्शन आ रहा है बी।
अब क्या है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 50 टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 - x टू द पावर 100 इज, ठीक है। चलिए अगर मैं इसका एक्सपेंशन नोट करना शुरू करूँ, वन, देखिए 1 - x टू द होल पावर 100 क्या बनेगा, सबसे पहला बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, तो मैं नोट करूंगा 100 C 0 into x टू द पावर 1, x टू द पावर 0 आई मीन, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो आंसर वही देगा सेम। फिर आएगा -100 C 1 इंटू x की पावर 99, साइन यहाँ निगेटिव आएगा क्योंकि ऑड पोजीशन वाला टर्म हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये देखो 100 C 1 यानी कि ऑर्डर पोजीशन मिल रही है, एक्स की जो पावर है वो कैसी मिल रही, और सॉरी यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक की आज। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करता हूँ प्लस आएगा 100 C 2 इंटू x की पावर 2, फिर आएगा -100 C 3 इंटू x क्यूब, एस ऑन इस तरीके से चलेगा। जो लास्ट वाला टर्म होगा 100 इंटू x टू द पावर 100 हो जाएगा फाइनली। इफ x = 1 अगर हम पुट कर दें तो ये वैल्यू होगी 1 - 1 दैट इज 0 टू द पावर 100, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गई, जैसे ही x = 1 पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 100 C 0 -100 C 1 प्लस 100 C 2 100 C 2 -100 C 3 as shown up to 100 C 100। ध्यान से देखिए, जो नंबर ऑफ टर्म होंगे इसके एक्सपेंशन में वो कितने मिलेंगे, 100 + 1 दैट इज द 101, 101। तो इतना पता है कि स्टार्टिंग से और एंडिंग से सारे टर्म्स इक्वल होंगे। हेलो, क्या हो गया भाई, मेरी स्लाइड कहाँ गई भाई। क्या दिक्कत आ गई भाई सिस्टम पे। चलिए फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक्सपेंशन किया था और 1 की पावर 1, x की पावर 1 पुट कर, एक्स आई मीन एक्स की पावर मैंने क्या पुट कर रखी थी, मैंने इस केस में x की जगह पे 1 पुट कर दिया था और इसका एक्सपेंशन ओपन कर दिया था। तो वैल्यू मेरे पास मैंने बताई थी इस साइड पे 0, यहाँ पे आई थी 100 C 0 प्लस -100 C 1 प्लस 100 C 2 -100 C 3 प्लस एस ऑन अप टू 100 C 100। इस तरीके से आई थी, मैंने बताया था इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे 100 + 1 दैट इज 101, ठीक है। हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन रहे हैं यहाँ पे, 101। स्टार्टिंग यानी कि 0 से हो रहा है 100 C 0, लास्ट वाला टर्म हो रहा है 100 C 0। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते पीछे की साइड पर 100 C 0 को, तो ये टर्म्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, या सुन नो, ऑब्वियस सी बात है ये बिल्कुल रिपीट करेंगे विद साइन, ठीक है। देखिए जरा, ये ऑड इवन पोजीशन और ये भी इवन पोजीशन, अगर मैं इसको 100 - 100 कर दूं तो क्या बन जाएगा, 100 C 0 यानी कि ये 2 बार रिपीट करेगा, एक पहले से है और एक अभी, तो 2 टाइम्स मैंने नोट कर लिया, ठीक है। ये बन गया 100 C 0, ठीक है। फिर अगले टर्म्स को देखो 100 C 1, और अगर मैं यहाँ पे लेता -100 C 99, इसको सिंप्लीफाई मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता हमारे पास, -100 C 1, ठीक है। रिपीट करता, वो कैसे करता अभी मैं बता दूं, फॉर्मूले बता देता हूँ आप लोगों को भी।
माइनस 100 C1। इस तरीके से ये बनता जाएगा 100 C2 माइनस 100 C3, और कहाँ तक, अप टू 100 - C49। ये रिपीट करता 2 बार, ठीक है। और एक टर्म इसमें और ऐड हो जाता, जो कि मैंने नोट नहीं किया, तो लास्ट में मैं नोट कर रहा हूँ। वो बच जाएगा 50 वाला टर्म, 100 से 50। इसको कुछ भी करो तो इसका कोई पेयरिंग नहीं बनेगी, ठीक है। और इन सबका समेशन मैंने क्या नोट कर रखा था, ऑलरेडी 0, ठीक है। तो ये टर्म उठा के इधर भेज देते हैं, ये वाला जो टर्म है उठा के किधर करते हैं, इधर भेज देते हैं। बेटा बाद में आइएगा आप, अभी अभी वीडियो बन रहा, बाद में आना है, मान जाओ बात मेरी। देखिए इधर हमारे पास जो आया था 2 टाइम्स ऑफ 100 C0 100 C1 प्लस 100 C2 एज सोन माइनस 100 C। आई थिंक इसके बाद भी माइनस ही आएगा, और ये भी माइनस आएगा लास्ट का 49। और क्या बना था, 100 C50। ये वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो ये वैल्यू मुझे क्या दे जाएगा, 100 C0 माइनस 100 C1 100 C2 माइनस 100। बेटा बाद में आइएगा, अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास, अरे भाई वीडियो चल रहा है, मान जाओ, 100 C50। और क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 भी लिखा, तो इसको डिवीजन में नोट कर दूं, -1/2। ये पूरा टर्म बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें इसी टर्म की वैल्यू बतानी थी, अप टू 50 टर्म्स। 0 से स्टार्ट करिए 49 तक जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिलना है, स्टार्टिंग के 50 टर्म, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही, -1/2। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो बनेगा 100, ठीक है, फैक्टोरियल 100/50 इंटू फैक्टोरियल 50, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -1/2 इंटू 100 इंटू फैक्टोरियल 99। ये हो गया 50 इंटू फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 100। देखो 2 इंटू 50 अगर मैं कराऊंगा तो बन जाएगा 100। इस 100 को कैंसिल आउट करेगा तो मेरे पास अगली वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास वैल्यू बनेगी माइनस फैक्टोरियल 99 बाई फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 50, जिसकी वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, -99 C49। कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी, तो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी इसकी। और जो मैं फॉर्मूला उस टाइम बताना चाह रहा था, NCR को हम ये भी लिख सकते NC N-R के फॉर्म में, जिसमें ये पेयरिंग बन रही थी, जिसमें ये पेयरिंग बन रही थी। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आया होगा। क्या था मेरा आंसर, मेरा आंसर आया -99 C49। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन कौन है, ये वाला ऑप्शन है, थैंक यू इंशाल्लाह। देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज की इस वीडियो के लिए, जो कि डेमो वीडियो थी। तो थैंक यू टू ऑल, जैसा कि आप लोगों ने देखा। थैंक यू वेरी मच।